बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइमन्स चैलेंज। तो ये साइमन कौन था, इसने किस चीज़ को चैलेंज किया था, ये हमें आज पढ़ना है। अराउंड 1890 Santiago Simon of Randapalung village, a teak forest village, began questioning state ownership of the forest. He argued that the state had not created the wind, water, earth and wood, so it could not own it. तो उसने गवर्नमेंट के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ एक आवाज़ उठाई कि ये लोग फॉरेस्ट के लॉज नहीं बना सकते, या हमें रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते फॉरेस्ट में जाने के से, क्योंकि फॉरेस्ट जो है ये इनकी देन नहीं है, ये नेचुरल है। ये जो है, जो पानी है, हवा है, ज़मीन है या लकड़ी है, ये कुदरत की एक देन है और स्टेट का इस पे, गवर्नमेंट का इस पे कोई हक नहीं है। तो ये चीज़ को लेकर इसने चैलेंज किया। तो सून ए वाइड स्प्रेड मूवमेंट डेवलप्ड। तो एक बहुत बड़ी तहरीक चलाई इस साइमन ने, और ये तहरीक जो है ये बहुत जल्दी बड़े पैमाने पर फैल गई, इसकी ये बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई। तो amongst those who helped organize it were Simon's son-in-law। इसका जो साइमन का जो सन-इन-लॉ है, उसने इसको स्प्रेड करने में, इसे फैलाने में, इस मूवमेंट को फैलाने में इसका बहुत बड़ा रोल रहा है। और 1907 में क्या हुआ कि 30,000 फैमिलीज़ जो हैं वो इस आइडिया को फॉलो कर रही थी, साइमन के आइडिया को। तो वो इस मूवमेंट का हिस्सा बने। कुछ लोग ऐसे थे, सम ऑफ द साइमनिस्ट्स प्रोटेस्ट बाय लेइंग डाउन ऑन देयर लैंड। कुछ लोग ऐसे थे जो साइमनिस्ट पे बिलीव करते थे, इसकी आइडियोलॉजी पे बिलीव करते थे। दे लेड देयर ओन लैंड व्हेन द डच केम टू सर्वे इट। उन्होंने अपनी, जब डच वहाँ पर सर्वे करने के लिए आए, उन्होंने अपनी लैंड्स ले डाउन कर दी, छोड़ दी प्रोटेस्ट के तौर पर। कुछ बाकी लोग थे, वाइल अदर्स रिफ्यूज टू पे टैक्सेस। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने टैक्स देने से इनकार कर दिया, और फाइन्स और परफॉर्म लेबर, वो लोग लेबर इनके साथ काम करने से उन्होंने इनकार कर दिया, फ़ाइन भरना उन्होंने उस चीज़ से इनकार कर दिया, टैक्स भरने से इनकार कर दिया। तो इस तरह से जो साइमन का चैलेंज है वो एक मास मूवमेंट बनी। बहुत सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, बहुत सारे लोगों ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया, और समहाउ ये बहुत सक्सेसफुल भी रहा। बहुत सारी फैमिलीज़ इस आइडिया को फॉलो करके इस पे चलती थी। बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अपनी ज़मीनें छोड़ दी, जिन्होंने टैक्स पे करना छोड़ दिया, जिन्होंने फ़ाइन भरना छोड़ दिया, एंड जिन्होंने परफॉर्म, जो लेबर, जो इनके साथ काम करने लेबर जाते थे, उनके साथ लेबर में, यानी लेबर वर्क में जाना उन्होंने छोड़ दिया। तो वो सारे जो हैं वो साइमन की आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे थे। तो उसके साथ साथ जो है वार एंड डिफॉरेस्टेशन। अब वार और डिफॉरेस्टेशन जो है, जंग से जंगलों पे क्या असर पड़ा, डिफॉरेस्टेशन कैसे हुई इस दौर में, क्योंकि वर्ल्ड वार फर्स्ट हम जानते हैं, वर्ल्ड वार सेकंड हम जानते हैं, इसका एक बड़ा मेजर इम्पैक्ट पड़ा था फॉरेस्ट पे, ठीक है ना। तो यही हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि द फर्स्ट वर्ल्ड वार, जहाँ पर जैसे मैं थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ, ये फर्स्ट वर्ल्ड वार और ये सेकंड वर्ल्ड वार का जो है, इसका दिखाया कि दिस हैड अ मेजर इम्पैक्ट ऑन फॉरेस्ट यहाँ पर। तो इसका बहुत बड़ा जो है असर रहा है फॉरेस्ट पर। तो इंडिया में क्या था, ये वर्किंग प्लान्स वेर अबंडेंट एट दिस टाइम, एंड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कट ट्रीज फ्रीली टू मीट ब्रिटिश वॉर नीड्स। क्योंकि जंग हो रही थी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बड़े पैमाने पर जो है जंगलों की कटाई की, काटा, लकड़ी को काटा, पेड़ पौधों को काटा, ताकि ब्रिटिशर जो हैं वो अपनी वार नीड्स को मीट कर सकें, ताकि जो ज़रूरतें हैं जंग में, जो उनकी ज़रूरतें हैं लकड़ी को लेकर, वो यहाँ से फुलफ़िल होती थी।
यही हाल जावा में रहा। जावा जो हमने पढ़ा है जो इंडोनेशिया में है, यही हाल वहाँ पर था। तो जब वहाँ पर जापानीज़ ऑक्यूपेशन हुआ, जस्ट बिफोर द जापानीज़ ऑक्यूपाइड द रीजन, जब जापानीज़ ऑक्यूपेशन उस एरिया में हुआ तो डच लोगों ने क्या फॉलो किया, उन्होंने एक पॉलिसी चलाई। उस पॉलिसी में उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने सा मिल्स को डिस्ट्रॉय किया। दे डिस्ट्रॉयड द सा मिल्स, जो जहाँ पर ये लकड़ी चिरती थी उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, आग लगा दी। और बहुत लकड़ी जो है, बड़े बड़े लॉग्स जो है लकड़ी के, जहाँ पर उन्होंने ज़ख़ीरा करके रखा था, डंप करके टिम्बर रखा था, उसको जला दिया। तो इससे क्या हो गया कि वो ये सोचते थे दैट दे वुड नॉट फॉल इनटू जापानीज़ हैंड्स, वो ये सारी चीज़ें जो हैं ये जापान के लोगों के हाथ में नहीं पड़नी चाहिए। जापानीज़ देन एक्सप्लॉइटेड द फॉरेस्ट रेकलेसली फॉर देयर ओन वार इंडस्ट्री। फिर जापानियों ने जावा के फॉरेस्ट का बहुत बुरी तरह से इस्तेमाल किया अपनी वार नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए। हाँ, फॉरेस्ट विलेजर्स जो थे बेचारे, उनको मजबूर कर दिया ये पेड़ पौधे काटने पे, फोर्सड लेबर करवाया उनसे। और मैनी विलेजर्स यूज दिस अपॉर्चुनिटी एक्सपैंड कल्टिवेट। और कुछ लोग जो है इतने शातिर थे, उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने जो फॉरेस्ट को काटा तो वहाँ पर उन्होंने अब ज़मीनें कुशादा की, उन्हें खुला कर दिया और उस पर कल्टिवेशन की। तो फॉरेस्ट लैंड पर उन्होंने लैंड ग्रैबिंग करना शुरू कर दिया, फिर उस पर एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया। तो आफ्टर द वार इट वाज डिफ़िकल्ट फॉर द इंडोनेशियन फॉरेस्ट सर्विस टू गेट दिस लैंड बैक। तो अब जब जंगें ख़त्म हुई, अमन अमान हो गया, जो ज़मीनें लोगों ने खाई थी फॉरेस्ट एरिया की, तो जो इंडोनेशियन जो गवर्नमेंट है उनके लिए बहुत मुश्किल हुआ उस ज़मीन को वापस लेना। तो सिमिलरली जैसे इंडिया में क्या हुआ, पीपल्स नीड्स फॉर एग्रीकल्चरल लैंड हैड ब्रॉट देम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। यहाँ पर भी जब हिंदुस्तान में जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग आते थे, वो उन्होंने देखा था कि लैंड ग्रैबिंग का मामला कहाँ कहाँ हुआ, कौन कौन है, किस किसने लैंड को ग्रैब किया हुआ है, या फॉरेस्ट इंक्रोचमेंट कहाँ कहाँ हुई है। वो लोग उस ज़मीन को वापस लेना चाहते थे, लेकिन उनका लोगों के साथ उनका झगड़ा हो गया, कहीं पर कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, लड़ाइयाँ हुई, डिस्टर्बेंस हुई, कहीं पर बहुत सारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग जो हैं वो ज़ख्मी हो गए। बहुत सारे केसेस हमने ये भी सुना है कि बहुत सारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग मर भी गए इसमें, या आम लोग भी मर गए। तो कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह, ये लड़ाइयाँ वगैरह होती थी टू कंट्रोल द लैंड एंड एक्सक्लूड फ्राम इट पीपल फ्राम इट। तो इस तरह से मतलब उनके लिए भी बहुत बड़ी, इंडियंस के लिए भी बहुत बड़ी मुश्किल थी कि वो लोगों के कब्ज़े से फॉरेस्ट लैंड को छुड़ाते हैं। तो ये भी उनके लिए मुमकिन नहीं हुआ। तो जिस तरह से फिर जो है जो फॉरेस्ट एरिया है वो श्रिंक होता गया। तो इस तरह से जो है हमारा ये आज का टॉपिक जो है ये क्लियर हो गया। तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।